रीट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को आगामी एग्जाम के लिए सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। इस आने वाले 26 तारीख को जो एग्जाम हो रहा है उसमें भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबको सफलता मिले, ज़बरदस्त सफलता मिले और आपका एक नया भविष्य बने। लेकिन सभी दोस्तों से आज मैं कुछ खास बात करने वाला हूं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इतने दिन हमने पिछले 12 महीने से 1.5 साल से बहुत भरपूर तैयारी की है। अब वो समय आने वाला है, 10-15 दिन के बाद में अपना एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बातें करूंगा जो मैंने जीवन में अपने अनुभव से सीखी है और यही चीज़ें अब आपके काफ़ी सार्थक होने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना कि कौन कौन सी बातों पे अपने को इस समय अगले 15 दिन में विशेष ख्याल रखना है ताकि अपनी सफलता में कोई कमी नहीं रहे। मेरे पास बार बार फोन आते हैं लोगों के कि सर अब क्या करना है, हमें परीक्षा बहुत नज़दीक है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो कुछ बातें उभर कर सामने आती है जो भी स्टूडेंट है, जो भी तैयारी करने वाले हैं, वो अभी वर्तमान में इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन 15 दिनों में हमें अपनी तैयारी को और धार कैसे देनी है और साथ में एग्जाम कैसे देना है। देखो, तैयारी सबकी, जितने भी 15-20 लाख 15 लाख के लगभग स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, सब चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। और ये भी होता है कि जो सफल व्यक्ति होता है, जो परीक्षा में पास होता है, जिसका सिलेक्शन होता है, और जो परीक्षा में असफल होता है, उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ये मत मान लेना कि कोई परीक्षा में सफल है, सारे बच्चे तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मान लो 15 लाख में से 2 लाख बच्चे कम से कम ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं, उन्होंने तैयारी इतनी की है कि उनका सिलेक्शन हो। लेकिन सिलेक्शन केवल जितनी पोस्ट है 30,000 जितनी पोस्ट है उतनों का ही सिलेक्शन होता है। और जो असफल होते हैं वो कुछ कमियां रख लेते, तैयारी में कमियां नहीं रहती, उनकी भरपूर तैयारी होती है। हो सकता है उनकी तैयारी सफल होने वालों से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कमियां हमें नहीं रहे कि हमारी तैयारी होने के बावजूद हमें असफलता मिले। किसी भी हालत में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमने तैयारी तो की है लेकिन फिर हमें असफलता किसी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा लगभग सैकड़ों एग्जामों का अनुभव रहा है, हजारों विद्यार्थियों से संपर्क रहता है, हजारों से बातें मैं करता हूं। तो वास्तव में एग्जाम के समय, इस क्रूशियल समय में अपने साथ कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, अभी वर्तमान में क्या पढ़ना है अपने को, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखो, एक एक को बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने लिए, उन पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अभी जो 15 दिन का क्रूशियल जो टाइम है उसमें सबसे पहला जो बिंदु अपने को ध्यान में रखना है वो है रिवीजन का। पहला जो बिंदु रखना है वो है रिवीजन का। रिवीजन देखो, अभी आपके पास जितने भी नोट्स बना रखे, उन नोट्स का सबसे पहला काम अभी 10-15 दिन में आपको करना है फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन में आपने कई बच्चों के साथ क्या होता है कि जो तो ये याद नहीं होता टॉपिक, तो उनको क्या है, लिखने की आदत होती है कि चलो मैं नोट्स बना लेता हूं। और कई बार ये स्थितियां आ जाती है कि नोट्स में होता तो है वो टॉपिक, नोट्स में अपना लिखा हुआ होता है, लेकिन हमें याद नहीं होता। हमें पता है मोस्ट है ये टॉपिक, हमने इसलिए उसके नोट्स बनाए, लेकिन नोट्स एक कॉपी में छोटे से नोट्स आपके पास है, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपके पास नोट्स है, वो नोट्स आपके पास है तो सही, लेकिन आपको यदि याद नहीं है तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। तो अभी का जो समय है वो ये है कि आपके पास जितने भी नोट्स है, जितने आपने नोट्स लिख रखे हैं, उन नोट्स को 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि कम से कम नोट्स में से सवाल आए तो अपने गलत नहीं हो। कई बार मेरे भी अनुभव रहा है, कई बार मैं जब एग्जाम देने के लिए जाता था तो कुछ नोट्स ऐसे होते थे जो बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उनको मैं 3-4 पन्नों में नोट्स लिखता था और कोशिश करता था कि यार चलो एग्जाम में जाएंगे, परीक्षा देने के लिए जब जाएंगे तो बीच रास्ते में उनको पढ़ लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी आता था कि मैं उनको पढ़ नहीं पाता था, परीक्षा के बाद में मैं देखता था कि उन्हीं 3 पन्नों में से 5 सवाल आए हुए। तो ऐसी स्थिति अपने को एग्जाम के समय तक उनका वेट नहीं करना है, अपने पास जितने भी नोट्स है उनका फास्ट रिवीजन अपने को इस समय करना है। तो पहली बात अपने को ध्यान रखनी है रिवीजन।
दूसरे जो टॉपिक की बात करता हूं मैं, वो है सबसे मोस्ट बात है अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान। देखो नोट्स, जो पहले टॉपिक मैंने रिवीजन की बात की थी, जो नोट्स है वो सारे टॉपिकों के होते हैं लगभग, लेकिन अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। अति महत्वपूर्ण से मतलब आपको यह समझना है कि कोई भी सिलेबस उठाया आपने, जैसे सोशल स्टडी का उठाया, हिंदी का उठाया, संस्कृत का सिलेबस आपने देखा, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उन सिलेबस को यदि आपने ध्यान से देखा है तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन एग्जाम में नहीं आते, दूसरे एग्जामों में नहीं आते। जैसे मैं बात करूं कि आपने मनोविज्ञान के 30 सवाल आने हैं। अब मनोविज्ञान के बाकी तो लगभग एग्जामों में आते हैं, लेकिन मान लो जैसे एनसीएफ आया। अब एनसीएफ एक अलग सा टॉपिक है जो कम एग्जामों में देखने को मिलता है। आरटीई है, ये अलग से टॉपिक है। तो ऐसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। जो सामान्य टॉपिक होता है, जैसे हिस्ट्री की, सोशल स्टडी की मैं बात करूं कि महाजनपद है, अब ये महाजनपद हर एक एग्जाम में आता है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। विशेष जैसे बैंकिंग है, आपके सोशल स्टडी में बैंकिंग आई, तो वो अलग से टॉपिक है कि बैंकिंग। तो उन बिंदुओं को आप छांटो जो सामान्य एग्जामों में नहीं आते, आप वाले एग्जाम में ही है वो। तो उन टॉपिकों को अलग से आपको विशेष ध्यान रखना है, उन टॉपिकों से मेरिट बनती है। अब जैसे महाजनपद आया तो ये कॉमन है, यदि इसमें से हार्ड कोई सवाल आता है तो लगभग बच्चों के नहीं हो पाता है। ठीक है, मौर्य काल आ गया। अब मौर्य काल में सामान्य से सवाल तो है, वो सब करते हैं, लेकिन मान लो लीक से हटके कोई सवाल आया तो नहीं कर पाएंगे और मेरिट पे ज्यादा असर नहीं होता है। लेकिन ऐसे टॉपिक जैसे मैंने कहा बैंकिंग, अब बैंकिंग से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, वो डेफिनेट बात है उनमें से सवाल आना ही आना है। तो ऐसे टॉपिक चुनो जो अन्य एग्जामों सामान्य टॉपिक नहीं है, अलग से टॉपिक है। उन टॉपिकों पर इस समय विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। और उन टॉपिकों के यदि आप उठा के देखो, कोई गाइड देख लो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स देख लो, तो उनके मात्र एक पन्ने में नोट्स मिलेंगे। और उसी एक पन्ने में से जैसे आरटीई है, अब आरटीई में से पता है कि यार 1 या 2 सवाल आएंगे। अब आरटीई के बारे में ज्यादा डिटेल कहां है, एक पन्ने की डिटेल है। अब आरटीई के बारे में पढ़ोगे तो एक पन्ने में से डेफिनेट सवाल एक है, लेकिन मौर्य काल की तो आप पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, बहुत लेंथी टॉपिक है। मौर्य काल कितना पढ़ोगे आप? तो ऐसे टॉपिक छांटने हैं जिन पर सवाल आना निश्चित है, छोटा टॉपिक है और अन्य एग्जामों में नहीं आता। तो आज से ही ये कोशिश करो कि सिलेबस उठाओ जो नए टॉपिक है, जो आपने सामान्य में पढ़े नहीं है। हालांकि पढ़ा होगा तैयारी में, इस समय तैयारी के लिए आपने पढ़ा होगा, लेकिन उन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना है जो सामान्य एग्जामों में। अब यार महाजनपद तो आपके पटवार में भी आएगा, आपके ग्राम सेवक में भी आएगा, आपके आरएस में भी आएगा, आपके आईएएस में भी आएगा, तो ऐसे टॉपिक की नहीं। लेकिन आपके विशेष इसी एग्जाम में, रीट के एग्जाम में अलग से जोड़े हुए टॉपिक है, उन पर विशेष ध्यान देना है आपको। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, सिलेबस को देखना और उनमें अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। देखो रीट का सिलेबस, रीट में सिलेक्शन करवाने के लिए मैं एक और बात कहूंगा कि रीट का सिलेबस ऐसा बना हुआ है कि यदि आपको जैसे सामान्य अध्ययन या सामाजिक की बात मैं करूं, एक अमूमन कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो आप, तो उनमें रीट में सिलेक्शन करवाना है तो आपका सबसे मोस्ट टॉपिक है शिक्षण विधियों। लगभग 50% सवाल मात्र शिक्षण विधियों से निकल के आते हैं और वहीं से मेरिट बनती है। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चों से जब सवाल जवाब करता हूं कि आपने क्या पढ़ा, इसका क्या जवाब होना चाहिए, तब सारे स्टूडेंट का एक तैयारी का एक तरीका होता है। जैसे मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, शिक्षण विधियों की मैं चर्चा करूं तो सिंपल सा सवाल पूछा कि आप द्विभाषा विधि के बारे में बताइए। वहां जब द्विभाषा विधि बताते हैं तो केवल एक ही जवाब सामने निकल कर आता है कि ये विधि के प्रवर्तक ये है, जबकि आपको देखो मोस्ट चीज है रीट में शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियां इस 10-15 दिन में आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। 30-40 जो भी शिक्षण विधियां हैं, मैक्सिमम 40 के लगभग शिक्षण विधियां हैं, 30 से भी काम चल जाता है। 30 शिक्षण विधियां यदि आप पढ़ रहे हो तो आप खुद से रट्टा नहीं मारना है। शिक्षण विधियों के लिए फिर कह रहा हूं, रट्टे वाले सवाल 4-5 ही आएंगे कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तथ्यात्मक सवाल कम आते हैं। तो उस समय शिक्षण विधियां आपको ऐसे पढ़नी है कि जैसे द्विभाषा विधि है तो आपको दिमाग में ये आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं एज ए टीचर हूं
और मैं उस शिक्षण विधि का प्रयोग कैसे करूंगा ये आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। नहीं कि किताबी भाषा आपको पता है तो शिक्षण विधियों में से सवाल गलत होने के चांस होते हैं और वही मेरिट बनती है। तो अति महत्वपूर्ण बिंदु और अति महत्वपूर्ण बिंदुओं में कुछ टॉपिक तो जो सामान्य एग्जामों में नहीं है, प्लस शिक्षण विधियों की मैं और डिटेल बता दूं कि शिक्षण विधियां सबकी इस बात को क्लियर करते हुए होनी चाहिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मौके कि आपके दोस्त ने कोई सवाल पूछा कोई सी भी विधि, तो आपके दिमाग में उसका एक आइडिया आना चाहिए कि मैं टीचर हूं और टीचर होकर मैं एक स्कूल में खड़ा हूं और मैं अपने बच्चों के साथ उस शिक्षण विधि को इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूं। ये यहां तक क्लियर है तब जाके आपका सवाल सही होगा। देखो सामान्य सवाल हो जाते हैं, आपने अभी तक टेस्ट भी दिया होगा, एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट भी दिया होगा या मॉडल पेपर भी किए होंगे, तो उनमें से मान लो 25 सवाल शिक्षण विधियों के आ रहे हैं तो आपने 20 कर लिए, तो 20 तो सभी कर रहे हैं। मेरिट में आना है तो 20 से ज्यादा आपको करने पड़ेंगे और ज्यादा तभी होंगे जब आपके ये क्लियर हो, क्योंकि शिक्षण विधियां इसीलिए आपके सिलेबस में डाली गई है कि आप टीचर बनने के बाद में उन शिक्षण विधियों का इंप्लीमेंट आप स्कूल स्तर पर बच्चों पे कर पाओ और ये क्लियर हो। ऐसे ही रिलेटेड ऐसे ही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात मैं एक और कह रहा था कि अब जो समय है वो आपके मॉडल पेपर करने का समय निकल चुका है, ज्यादा एग्जाम देने की अब जरूरत नहीं है। कुछ दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका मुख्य फोकस मॉडल पेपरों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मॉडल पेपर ऐसे हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, तो आपको बड़े कंफ्यूज करेंगे यहाँ। तो इस समय ज़्यादा 5-10 दिन में मॉडल पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ सुधार इसमें नहीं होने वाला। आपको इस समय शिक्षण विधियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ कैसे कंप्लीट होनी चाहिए कि अपने दिमाग में होना चाहिए ये शिक्षण विधि ये है, मैं ऐसे इसका प्रयोग करूंगा। अति महत्वपूर्ण बिंदु में आज ही छांट लो सिलेबस में ऐसे टॉपिक जो सामान्य एग्जामों में नहीं है, वो तो कम से कम क्लियर हो, जो इसी आपके एग्जाम में है। उनमें से सवाल डेफिनेट आते हैं, एक पन्ने के आते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तैयारी के अलावा की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय जब भी हम बात करते हैं तो उनकी बातों से जो भी स्टूडेंट है वो बातों से उनके बात से पता चल जाता है कि एग्जाम का प्रेशर उन पे है, दबाव उन पे है, तनाव महसूस कर रहे हो। और ऐसे मेरे बहुत से मित्र हैं जिनकी तैयारी मुझसे कई गुना अच्छी थी, लेकिन वो एग्जाम से पहले कुछ भी सवाल पूछो, एग्जाम से 2 महीने पहले तक उनको सब कुछ बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, कोई भी सवाल पूछो आराम से वो बता देते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एग्जाम में आप अपने आसपास भी देख लेना, अपने टीचर जो है उनसे भी पूछना आप, तो अपने आसपास बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनको नॉलेज बहुत है, लेकिन एग्जाम आते आते वो इतना प्रेशर महसूस करते हैं कि एग्जाम में सही सवाल होता ही नहीं है। इसलिए सबसे मैं इसको पहली प्राथमिकता दूंगा कि इस समय आप भय और तनाव जो है परीक्षा का उसको कम कर लो। आप ये चीज 15 दिन कोशिश करो, भय तनाव कब कम होगा, आप ये महसूस करो कि यार सिलेक्शन मेरा होगा। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, मैंने 6 महीने 12 महीने तैयारी की, क्यों नहीं होगा, मैंने तैयारी की। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करो, नहीं तो आप अगले 15 दिन में भय तनाव में रहोगे और एग्जाम के समय जो 3 घंटे का 2.5 घंटे का 3 घंटे का टाइम जो है वो क्रूशियल टाइम है। आपके कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इस तनाव की वजह से आपको आ तो रहे हैं लेकिन आपके सवाल सही नहीं होते। जैसे मेरा एग्जाम का अनुभव रहा है, एक बार संस्कृत डिपार्टमेंट की 2009 में भर्ती आई थी, एक गणित का सवाल आया, गणित का सवाल को हल कर दिया, लास्ट में उसको हल करते करते आया 30/15। दबाव था कुछ एग्जाम का, बेरोजगारी थी, मैंने यहां 15 का पहाड़ा बोला, 15×2 35, 15×2 35 2009 में। अब सामान्य यदि दिमाग एकदम स्थिर होता, बिना तनाव के होता, तो मैं 15×2 30 से कॉमन सा तीसरी का बच्चा बता सकता है 15×2 30 होता है, लेकिन दबाव की वजह से 15×2 35। और इसी सवाल की वजह से यदि कोई बंदा फेल हो जाए 0.33 से, वो जिंदगी भर पीड़ता रहता है सिर। अब उसकी तैयारी में कमी है या उसका दबाव है। कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका दबाव इतना होता है कि पेपर में, एक मेरा दोस्त था जो पेपर में सवाल के टिक कर लिए लेकिन ओमार सीट में ही नहीं भरना भूल गए, इतना दबाव।
तो 3 घंटे बढ़िया पेपर तभी हो पाएगा जब आपका तनाव कम होगा। आप यार सोच लो, ये दिमाग में बैठा लो कि यार मैंने तैयारी की है, मैंने तैयारी की तो अच्छा पेपर होगा। दूसरी बात, बस तनाव कर भी लोगे, तनाव ले भी लोगे तो कौन सा सिलेक्शन होने वाला है? आप हाथ जोड़ रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, मेरा सिलेक्शन करवा दे, मेरा क्या होगा। लड़कियों में तो खास तौर से लड़कियों को विशेष करना चाहूँगा, लड़कियाँ की शादी हो चुकी है, वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही, मेरी सास क्या कहेगी, मेरे पति क्या कहेंगे, वो 2-3 बार फेल हो चुकी है, क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। क्या होने वाला है? जीवन तो यूं ही चलता रहता। भाई फेल हो भी गए, पास हो भी गए तो कौन सा आप तूफान खड़ा कर दोगे? ये दिमाग में सोच लो। मारवाड़ी में कहावत है कि मांगेड़ा साफ ताला लाडू को नहीं मिला। सीधी सी कहानी है, जब आप मांगोगे आप, मैं तो सारे बच्चों से ये कहता हूं कि जब आप मांगना बंद कर दोगे, मांगने का मतलब आप दबाव महसूस, आप हक से हक ये महसूस करो कि सिलेक्शन मेरा होगा, क्यों नहीं होगा, मैं लेके रहूंगा। ये जब कॉन्फिडेंस आएगा, सिलेक्शन तभी होगा। ये जो चीज कह रहा हूं मैं, ये सारी तैयारी से मोस्ट है ऊपर की बात। यदि ये नहीं है तो एक तरफ तैयारी आपकी चाहे कितनी हो बेकार। भाई कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? आपने IAS की कर रहे हो। एक सिंपल सा, सबसे एजुकेशन में सबसे छोटे स्तर का प्राइमरी मिडिल के टीचरों का एग्जाम है, उसमें यदि हम तनाव ले रहे हैं तो फिर आगे बड़े एग्जामों में जो बहुत जुआ खेल के बहुत 50 लाख रुपए लगा के एग्जाम दिए जाते हैं, उनमें क्या होता होगा। और यदि इन छोटी छोटी चीजों पर टेंशन लेते हो आप, तो सिलेक्शन होने के बाद में भी जीवन के बहुत सारे एग्जाम चलते रहते हैं, उनमें हमारी क्या स्थिति होने वाली है। तो छोड़ो, रखो साइड में इसको। एग्जाम अपना काम था पढ़ाई करना, हमने पढ़ाई की भरपूर, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने एक स्ट्रेटेजी से तैयारी की, भरपूर तैयारी, जितना टाइम था तैयारी की, बाकी होगा जो देखा जाएगा। इसलिए तो गीता में कहा गया कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसीलिए ये चीज आई थी धर्म में, इसीलिए ये चीज आई है कि अपना काम है कर्म करना, बाकी अपने आप उसकी टेंशन मत लो। और जब फल की इच्छा, अपने फल पे ज्यादा ध्यान देते, कर्म पे कम, फल पे ज्यादा, कि हमें पास होना है। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, तो उसमें भी एक सिद्धांत है जिसमें ये कहता है कि कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो कई व्यक्ति ये होते हैं कि पास हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो ठीक, याद करना इस सिद्धांत को। कई ये होते हैं कि यार फेल नहीं हो जाऊं, ये सोच होती है। कई ये होते हैं कि मुझे पास होना ही होना है। कई होते पास हो जाए फेल हो जाए मस्त है। पेपर उनका अच्छा होता है जो रिजल्ट पे ज्यादा नहीं, आराम से एग्जाम दो और 3 घंटे एंजॉय से, वहां चेहरा आपका खिला हुआ होना चाहिए, प्लस आपके 2 सवाल होंगे। देखो एग्जाम में तैयारी में एक निश्चित बात है, परीक्षा के समय यदि आपने एग्जाम में एक भी सवाल आता हुआ आपने गलत किया है, वहां आप मेरिट से बाहर हो रहे हो। तो कोशिश करना कि कोई आता हुआ सवाल गलत नहीं हो। और इसके लिए सबसे कारगर दवाई है कि आप बिंदास होकर एग्जाम देने जाओ। परीक्षा में जाते समय कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, परीक्षा में जाते समय गाड़ी लेके जाते हैं। मेरा अनुभव था, गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी लेके बीच में सवाल पूछते रहते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, लेकिन कई सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि यार वो सवाल उसको आते नहीं है, उसको पता नहीं है उस सवाल का। वो टेंशन कर लेता है, यार मुझे तो इसको तो ये आ रहा है, मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, बड़ा टेंशन हो रहा है। वहां से टेंशन पहले नहीं था, वहां से टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम से 1 घंटे पहले टेंशन ले लिया, तनाव ले लिया, एग्जाम में क्या बैठे हो। तो इसलिए आज से छोड़ दो इसको, टेंशन को दूर भगाओ, आराम से मस्त होके। मैंने बहुत सारा टेंशन एग्जामों में लिया था और उन्हीं एग्जामों में सिलेक्शन हुआ जिसमें मैंने कहा था होगा तो होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए, उस एग्जाम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो थी, लेकिन उससे डेवलप ये हुआ कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और तनाव लेवल कम हुआ और कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हुआ। बिंदास होके स्कूल लेक्चरार में 150 में से 148 सवाल करके आए थे, होगा जो होगा अच्छा हुआ। उससे पहले सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बिंदास होके पहले की तैयारी थी, बहुत तैयारी की थी, 14 साल तैयारी की, लेकिन उस एग्जाम में मैं गया था बिंदास होके गया था। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक। कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर था जरूर, नॉलेज जरूर था, लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं था। 3rd ग्रेड में भी ऐसे ही हुआ, आराम से बिंदास होके एग्जाम देने के लिए बिंदास होके भय और तनाव सिर पकड़ने की जरूरत नहीं है।
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शिक्षण विधियों का मैंने पहले चर्चा कर ली। शिक्षण विधियों पे विशेष जोर दे देना, इस समय विशेष जोर देना है शिक्षण विधियों पे। शिक्षण विधियां मेरिट बनाएगी, बार बार मैं कह रहा हूं, शिक्षण विधियों पे विशेष जोर देना आपको। शिक्षण विधियां आपको क्लियर कैसे होनी चाहिए, सब मानते हैं कि शिक्षण विधियां मेरी क्लियर है, लेकिन आज ही आप इस वीडियो को देखते ही आप कोशिश करना कि कोई भी शिक्षण विधि का नाम लेते ही आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, यह आपको पता होना चाहिए। कुछ मैंने बातें की है परीक्षा के समय का सदुपयोग। परीक्षा के समय का सदुपयोग की मैंने चर्चा की है। परीक्षा के समय का सदुपयोग कैसे करना है कि 3 घंटे में 2-3 चीजों पे कोशिश करना। पहली चीज, कोई सवाल यदि आ रहा है तो उसको किसी भी हालत में गलत मत करना। जैसे कई जगह हम नहीं पढ़ पाते कि उसमें जैसे नहीं लिखा हुआ था, हमने पढ़ा ही नहीं उस सवाल में, इनमें से कौन सा नहीं है, हमने पढ़ा कौन सा है, नहीं पढ़ा ही नहीं। तो परीक्षा के समय एक सवाल को आराम से पढ़ना, बिना टेंशन के आनंद से पढ़ना, तब जाके सही होगा। टाइम पे सारे सवाल हो जाए, ऐसी भी स्थिति मत करना कि एक ही सवाल पढ़ते रहो, टाइम निकल जाए। टाइम का उपयोग करना, और आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ये भी नहीं करना है कि अपने को कोई सवाल छोड़ना है। नेगेटिव बातें कई कहते हैं पेपर उसकी तो वो है, उसके वो है, अलग अलग बातें आती रहती, नेगेटिव विचार कि यार क्या पता वो उतने पैसों में सिलेक्शन, कुछ नहीं होगा, सारा ईमानदारी से सिस्टम है। आराम से एकदम कॉन्फिडेंस से मेरा सिलेक्शन होगा मेरे बलबूते पे, और मजा आएगा जब आपका सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन से कोई जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना, और आपका नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो तो भी आप बहुत पीछे हो, ये जरूरी ये नहीं है। नौकरी में भी कोई पहाड़ नहीं फोड़ने वाले आप, लेकिन मजा आता है नौकरी में। हमने मेहनत की और मेहनत का रिजल्ट हमें मिला, इस मेहनत का रिजल्ट मिला, ये चीज है। तो मेहनत आपने की है तो रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको, ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है। बाकी नेगेटिव बातें, बेकार की बातें छोड़ दो, अभी से बिंदास हो जाओ, मस्त हो जाओ। परीक्षा के समय आराम से पहले दिन पढ़ाई कर ली भरपूर, जितना पढ़ना था पढ़ना, बार बार पढ़ने पलटने की आवश्यकता, मस्त हो आराम से पहले दिन आराम से सो के, आराम से एग्जाम समय पर टाइम पे एकदम। ये नहीं कि रात को 2 बजे तक 4 बजे तक नींद ही नहीं है, तनाव में नींद नहीं आती है कईयों की, फिर सुबह भूत बन के जाते हैं एग्जाम में, याद ही नहीं होता कुछ, पूछ क्या रहे हैं ये भी पता नहीं होता। ऐसी स्थिति नहीं करिए, बिंदास होके जाओ और सिलेक्शन आपका होगा। ये दिमाग में डाल दो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, होगा। आपने तैयारी की है, यदि तैयारी नहीं की है तो वैसे भी आपके क्या भाड़ फूटने वाला। आपने तैयारी की है तो सिलेक्शन होगा, बीच का कचरे दिमाग में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शिक्षण विधियों पे विशेष ध्यान देना, परीक्षा के समय का विशेष ध्यान देना, रिवीजन के अभी अपने पास टाइम है 10-15 दिन का, रिवीजन फटाफट कर लो आप। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो विशेष प्रकार के हैं, उन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना, सिलेक्शन हो जाएगा। और एक अच्छे अध्यापक बन के सरकारी स्कूल में आप जाने वाले हो, जहाँ प्यारे प्यारे छोटे छोटे मिडिल क्लास गरीब स्तर के बच्चे आपको मिलेंगे, उनका उद्धार करने की आपको सोच रखनी है। उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है जहाँ जो आपने इतने दिन पढ़ाई में पढ़ी है, तैयारी की है, वहाँ आपको एक अच्छा माहौल, शानदार माहौल मिले, बच्चों को भरपूर प्यार और भरपूर मेहनत हम वहाँ करें, तब जाके एक जीवन में एक सफलता का एहसास होता है। बाकी एग्जाम का टेंशन लेके नहीं जाना, आनंद से एग्जाम जाना। एग्जाम चलते रहते हैं, जीवन के हर स्तर पर एग्जाम है, और आपका क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, इतनी पोस्टें हैं तो सिलेक्शन आराम से होगा। आशा है मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो, और सारे अगले साल जब नया सत्र आए तो उसमें बन-ठन के एक शानदार टीचर के रूप में मिलो। भगवान आप सबका सिलेक्शन करवाए। संभव क्लासेज की तरफ से आपको एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।